अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आज ईद की जो खुशियाँ हैं उनमें हमें अपने जो सहाफ़त के बड़े बड़े नाम हैं उनको भी शामिल किया। हमारे पास बड़े दिलचस्प मेहमान हैं और बातें भी बड़ी दिलचस्प होने वाली हैं। मैं बिला तख़ीर अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाता हूँ। मेरे दाएं तरफ जनाब सोहेल बड़ाई साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और हमने इन्हीं से सहाफ़त के जो कह सकते हैं कि पहले सबक वो यहाँ से पढ़े हैं। इनके बिल्कुल साथ अमीन हफीज़ साहब मौजूद हैं, अपने जो मुनफरिद अंदाज़ की वजह से पहचाने जाते हैं और लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे बाएं तरफ जनाब अताउल हक कासमी साहब, आप हमारा फ़ख्र हैं और जो अदीब हैं, सहाफ़ी भी, कॉलम निगार भी, और उनके बिल्कुल साथ वन एंड ओनली सामिया ख़ान हैं। सामिया ख़ान साहिबा जो हैं ये एस्ट्रोलॉजर हैं और आज इनसे पूछते हैं कि जो सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं इनका और सियासतदानों का क्या मुस्तकबिल है, क्या किस्मत के सितारे उनके बताते हैं। तो सबसे पहले सोहेल बड़ाई साहब आपसे सर, ये तो अब रवायती सवाल हो गया कि आपकी ईद कैसे गुजरती है। कोई ईद आपकी घर से बाहर भी गुजरी है कभी? जी, ईद एक दफ़ा मैंने वज़ीरिस्तान में गुजारी थी जब ऑपरेशन हो रहा था दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, तो फ़ौजियों के साथ मैंने गुजारी थी और वहाँ उनके साथ ही खाना भी खाया था, ईद की नमाज़ भी पढ़ी थी। तो बड़ी यादगार थी। हमें जहाज़ पे वहाँ लेके गए थे वज़ीरिस्तान में, वाना, और वहाँ से आ गए। तो कासमी साहब यही सवाल आपसे, बड़ी फायरिंग हो रही थी। तो दोबारा तो आपने नहीं सोचा कभी इस तरह की? नहीं, दोबारा नहीं। तो कासमी साहब आपने भी घर में सारी ईदें गुजरी या कोई ईद घर से बाहर भी? घर से बाहर भी गुजरी है, नॉर्वे में, और अच्छा। उसके अलावा अमेरिका में भी। जब आप सफ़ीर थे नॉर्वे जी में? हाँ, और अमेरिका में मैं रहा हूँ 2 साल, तो वहाँ भी 2 ईदें की। लेकिन आज मैं ईद की नमाज़ पढ़ के आया हूँ ना, जी जी। तो बस कुछ ना पूछे, मतलब कोई मुझे देख के कर रहा था सजदा, कोई मैं उसे देख के कर रहा था। अभी तक हम लोगों को ईद की नमाज नहीं आई पढ़नी। ये आप कितने सालों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं? ये तकरीबन हर साल ईद की नमाज भूल जाती है। ईद की नमाज और ईद की जो तकबीरें हैं ना, वही वो सबको कंफ्यूज करते हैं। वो एक दूसरे को देख के ही करते हैं। वो चोरी चोरी आंख से ना इधर उधर दाएं बाएं देखना होता है कि वो कैसे कर। मैं तो नॉर्मली ना वराई साहब, मैं दूसरी तीसरी साफ में ही खड़ा होता हूँ ताकि अगली जो हमारे खड़े नहीं होने देते, नकल मारनी आसान हो जाए। अमीन हफीज़ साहब, ये जो आपने मुख्तलिफ लोगों के साथ इफ्तार किए, इस मरतबा प्रोग्राम किए हैं, तो हमें पता चला कि आपने चिड़ियाघर में भी इफ्तार किया है। इसकी क्या ख़ास वजह है जनाब? देखें जी, जब आप मुनफरिद और अछूते अंदाज का काम करें और इंफॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी दें, थोड़ा तड़का लगा दें ना उसमें तफरी तबाह का, तो फिर आप यकीनन सोचते हैं कि मैं सबसे मुनफरिद क्या करूं। तो ज़ाहिर है इस दफ़ा हमने जहां फाउंटेन हाउस में उनके मरीज़ों के साथ ईद मनाई, हमने लाहौर रेलवे स्टेशन के कुल्लियों के साथ ईद मनाई, हमने सड़क के ऊपर मौजूद जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनके साथ, जुग्गी वालों के साथ, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के साथ। तो ख्याल आया कि जेल में भी ईद मनाई जाए, तो जेल के कैदियों के साथ भी हमने ईद मनाई। फिर ये ख्याल आया कि अगर हम जेल तक आ सकते हैं तो हम ज़रा एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ, चिड़ियाघर में उनके साथ ईद क्यों नहीं बना सकते। तो हमने उन्होंने क्या जी अपने ही पेटी पर आ गए और हमने जाके बबर शेर को पूछा कि शेर, अमीन हफीज़ डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से आपके लिए सवैयाँ और ये सारी अफ्तारी का सामान लेकर आया है, तो सच सच बता दो अमीन हफीज़ को पक्का रोज़ा था या कच्चा या चिरी रोज़ा था। तो शेर ने मशरकी मर्द की तरह ना शर्मा के कह दिया कि चिरी रोज़ा है। अच्छा, वैसे आपका तो वो था कि आप एक दिन माइक आपने पकड़ा और आपने भैंस के आगे उनसे भी इंटरव्यू लिया था। तो मैंने उससे पूछा, क्या सवाल था आपका? साहब बात सुने, ये जो ओवरहेड ब्रिज बने हुए हैं, ये हमारी हुकूमत ने बड़ा पैसा लगाया आवाम के लिए कि जो बहुत तेज ट्रैफिक जिस रोड के ऊपर होती है वो एक्सीडेंट ना हो, तो उन्होंने ओवरहेड ब्रिज बनाए, फुट ओवर ब्रिज। अब ये इंसानों के लिए बनाए। अब इसको इंसान, ताउल हक कासमी साहब, आप कई दफ़ा सड़क पे देखते हैं इंसान उसको कम इस्तेमाल करते हैं, गाय भैंसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ। अब कोई अगर गाय या भैंस ओवरहेड ब्रिज 2.5 मंजिला ऊपर जाए, फिर वो स्टेप लेके नीचे आए, तो क्या अमीन हफीज़ उससे ये ना पूछे कि आप पुल उतर कर आई हो, आपको ये काम आसान लगा या मुश्किल? तो मैंने वो माइक उसके जरा मुंह पे मार दिया, तो भैंस ने जो भी बह करके आवाज़ निकाली, तो मैंने उसका तर्जमा किया कि गाय ये कह रही है कि किसी भी जानवर के लिए पुल चरना
या पुल उतरना आसान नहीं, मुश्किल काम है। अब लोग मुझे कहते हैं ये मीन हफीज ने जो तर्जमा किया है ये क्या गाय भैंसों की भाषा समझता है? तो इंडिया वालों ने भी मुझे इस पे लाइन पे लिया और सवाल पूछा, तो मैंने कहा देखें जी, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, पूरी दुनिया में हर जगह गाय भैंसे हैं और उन्होंने मेरी ये डॉक्यूमेंट्री देखी है। बताएं कहीं किसी जगह से मेरे दफ्तर के बाहर किसी गाय भैंसों ने जुलूस निकाला हो कि जो तर्जमा अमीन हफीज ने किया है वो गलत है? जब तरदीद नहीं आई तो क्यों जी सोहेल साहब, आप हमारे यहाँ तो यही पॉलिसी है ना, तरदीद नहीं आई तो खबर दुरुस्त है। खबर दुरुस्त है। मैं अब सामिया साहिबा, हम आपसे पूछते हैं कि ये जितने लोग भी आपके साथ हैं, आप तो इनको पहले से जानती हैं, तो आप तो सारे माशाल्लाह जाने माने चेहरे। तो सियासतदानों के तो आप बताती हैं कि भाई इनकी ये आने वाला है, इनका मुस्तकबिल ऐसा हो सकता है, बड़े बड़े खतरनाक मुस्तकबिल बताती हैं। अल्लाह रहे। आपको क्या लगता है अताउल्लाह कासमी साहब का इनके बारे में क्या कहें? इनके सितारे तो बहुत बार ही प्रोग्राम्स में पढ़ने का मौका मिला। इन दो सितारों से आज मेरी शायद पहली बार यूँ मुलाकात है। तो आप मुझे जब वक्फे में टाइम देंगे, क्योंकि आपने मुझे सरप्राइज़ दिया है, मुझे चेहरे देख के नहीं बता सकती, साइंस है मेरा इल्म जो है, अंदाज़ा लगाना। अंदाजे तो जो है वो हिसाब। चलें मेरे मुतल्लिक कोई अच्छी बात कह दें, हाँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। अच्छा, कोई अच्छी बात कह रहे, एतराज़ नहीं होगा। थोड़ा सा मुझे वक्फा दे जी दें। ठीक है, इस वक्त में इसके बाद हम ब्रेक के बाद आएंगे, एक तो तो फिर हम मेरे कासमी साथ साहब से पूछेंगे। वैसे आपको इस वक्त कौन से सियासी रहनुमा है जिनका मुस्तकबिल आपको रोशन नजर आ रहा है बहुत ज़्यादा? अच्छा फ़ारूक, वैसे ना मैं समझी शायद ईद पे मुझे बुलाया है गाना के लिए और अच्छे मेहमानों से मिलने के लिए, मैं भी तैयार श्यार हूँ। कि मैं यकीन करें, मैं मास्क लगाया होता है, इतना काला चश्मा, अल्लाह जाने लोग कैसे स्मेल कर लेते हैं। और क्या जितनी कहते हैं? मैं खड़ी हो जाऊँ, अभी हुकूमत ओथ नहीं लेती। जी, जी, जी। सवाल होता है न जाना कि दो साफियों को भी, साफियों से भी ये सवाल होते हैं, सोहेल साहब से भी ये सवाल। जाना कि दो हम तो हो गई, उसको ओथ सांस तो ले लेंगे तो। और मुझे वैसे सही कह रही हैं, मैंने वाकई कहा लोग- यहाँ के स्क्रिप्ट राइटर्स को नहीं पता इस मुल्क का कि होना क्या है। मैं बेचारी कहाँ से इतने अंदाजे लगा सकती हूँ। लेकिन 2022 में अल्लाह ताला ने मेरा पेशगोइयों का रिकॉर्ड 100% कर दिया। मैंने कहा इस अच्छे स्टेप के साथ ही ना रिटायरमेंट लेना बेहतर है। तो गुज़िश्ता से व्यवस्था तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ, आपके साथ प्रोग्राम भी कर चुकी हूँ। बिल्कुल। लेकिन वैसे मैंने ऐलान कर दिया था कि अब मैंने ना सियासी पेशगोइयों से बिल्कुल नहीं रिटायरमेंट, 4 साल मैंने यूथियों से वो इज्जत अफजाई कराई है सर के ना, मैं मेरे बाप दादा की तौबा, मेरी 7 नस्लों में कोई नजूमी नहीं क्या गुजरा था, वहाँ मैं तो हादसाती तौर पे बन नहीं, गई। ट्रोलिंग वगैरह हुई है ओह आपकी? माय गॉड सर, मतलब मैं देखिए, मैं वो औरत हूँ जिसने नवाज मुशर्रफ साहब के दौर में जी। मैंने नवाज शरीफ के 3rd टाइम वजीर आजम बनने की पेशगोई की। मुझे कोई जिल्लत अफजाई का मौका, जिल्लत अफजाई को मेरी उर्दू ना करेक्ट कीजिए। अच्छा, फिर उसके बाद जरदारी साहब के दौर में भी मैंने उनकी छुपी हुई शादी का इंकशाफ किया, वॉशिंगटन पोस्ट में छप गई खबर, मुझे कोई मेरी ट्रोलिंग नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब के -1 की कि नून लीग मुद्दत पूरी करेगी, नवाज शरीफ साहब नाअहल हो जाएंगे, मुझे किसी ने मजाला कोई बुरा लफ्ज़ भी बोला हो। मुझे ये समझ नहीं आती, मैंने पेशगोइयाँ इल्मी बुनियाद पे करनी है, ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पे नहीं करनी। चलें इन दिनों एक और लीडर की शादी की हुआ है, वो सही है? अच्छा, वो अब मैं तो क्योंकि बिल्कुल ही कट ऑफ हुई हुई, मैं पंजाब से ताल्लुक है। अच्छा, पंजाब से। अच्छा चलिए। और वो अब हुक्मरान भी नहीं है। अच्छा, वो एक रात की दुल्हन जो बने थे, एक रात की तो नहीं, काफी महीनों के मेरे ख्याल बने थे। मतलब मैं उनको वैसे जब मुझसे पूछा जाता था उनके बारे में तो मैं तो आपने क्या मैं उनके बारे में एक ही बात कहती थी कि अगर इनकी जगह मुझे कहा जाता कि जी ये वजारत मिल रही है ले लो, तो मैं एक रात की दुल्हन बनना पसंद ना करती। तो यूनी की बात आप कह रहे हैं। नहीं, हाँ, अता साहब ने इशारतन कहा है कि पंजाब में एक शख्सियत है, सियासी शख्सियत, जिसकी दूसरी शादी की बात हो रही है और आप उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो क्या दुरुस्त है? मेरा नहीं ख्याल कि उसके गलत होने में मुझे कोई वो दुरुस्त है? इतराज, वो दुरुस्त है, वो 100% दुरुस्त दूसरी शादी की जी, बात जी, जी। मुकम्मल दुरुस्त। चलें सोहेल साहब आपसे यहाँ लोगों की तीसरी शादी खत्म होने वाली है और आप जो है दूसरी की किसी की ये फिक्र। आपने वैसे बहुत पहले कह दिया, आप इसको दोबारा से तस्दीक करें। 2022 में जिनकी पेशगोइयों में पेश देखें ईद वाले दिन लोग देख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैंने नाम नहीं लिया। नहीं तो कोई मुझे समोसा भी नहीं खाने दे। ईद की खट्टी मीठी बातें चल रही हैं, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और फिर यहीं से वापस आते हैं।
वेलकम बैक जी। ईद की बातें हो रही थी। सोहेल साहब, ये आप जो ईद अब वाली ईद है और ईद पे किसको ज़्यादा मिस करते हैं? कोई शख्सियत ऐसी घर वालदैन में? को वालदैन को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वालदैन से ही ईद होती थी, ख़ासकर वालदा जो थी उनको बहुत ही मिस करते हैं, क्योंकि वालदा के इर्द गिर्द ईद होती थी। उनका खाने, उनकी सेमियाँ, उनका पूछना, उनका कपड़ों का ख्याल रखना, उनका सबको ईदी देना, दिलाना, ये सारा कुछ याद आता है, ये मिस करते हैं। तो आप अब जो आपके बेटे हैं रहमत साहब, उनके साथ क्या होता है? वो उनका रवैया, वो पैसे लेने के हवाले से, ईदी लेने के हवाले से? जी, ईदी ज़ाहिर है अब तो बच्चे जो हैं वो ईदी थोड़ी रह गई है। हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा होती थी, वो हमें जो मिलते थे हमें बड़ा इंतज़ार होता था। अब बच्चे तवज्जो ही नहीं देते, उनके लिए वो इतने कम पैसे जो हैं उनकी अहमियत नहीं। अकाउंट में ट्रांसफर तो नहीं करवा लो? वो अकाउंट, अब तो उनके अकाउंट्स भरे होते हैं, उनके पास क्रेडिट कार्ड है। हाँ जी। और तो इसलिए वो अब उसको अहमियत नहीं देते। तो आप सर, आप तो बहुत ज़्यादा जेब भर लेते होंगे जो लोगों में तकसीम करनी होती है ईदी आप। नहीं, सबसे पहले तो माशाल्लाह मेरे बेटों की औलादे हैं। हाँ जी। और तो और इस मौके पे बीवी जो होती है वो भी मच्छर जाती है कि मैंने भी दो, मैंने भी दो। वाह वाह वाह। तो इसलिए बहरहाल वो फिर ये सारा कुछ करना पड़ता है जी, क्यों नहीं। और बड़ी खुशी से करता हूँ मैं। सर, ये जो अमेरिका में ईद गुजरी, वो तो नौजवानी की ईद थी, वो कैसी थी? घर बहुत से दूर नौजवानी की नींद रही, सॉरी, ईद थी। हाँ जी। हाँ। बस वहाँ बहुत सारे थे, वो मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन भी थी एक, तो उसके वो, बल्कि मुझे इस हवाले से वो वाक़या एक याद आ गया। मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल की कि यार एक लाहौर से एक ख़तून आई है और वो पीएचडी करने, और वो बड़ी लोनली फील करती है, तो अगर तुम इजाज़त दो तो मैं उसका फ़ोन नंबर दे दूँ। तो मैंने कहा हाँ दे दो फ़ोन नंबर। तो अब उधर से मुझे कॉल आ गई, जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा वालेकुम सलाम, कासमी साहब बोल रहे हैं? मैंने कहा जी मैं फ़लाँ बोल रही हूँ, तो क्या आप आज मिल सकते हैं मुझसे? मैंने कहा ठीक है, वो मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन की फ़िल्म लगी हुई है, तो वहाँ जाके वो फ़िल्म देख लेते हैं। तो मैं चला गया उनकी तरफ, वो हॉस्टल में थी वो। तो उसके बाद वो अंदर से बड़ी अच्छी आवाज़ें आ रही थी मुझे, बड़ी खूबसूरत आवाज़ें। तो बेल मैंने दी तो वो अंदर से एक बिल्कुल एक सादा सी खातून, और जी मैं रज़िया हूँ जी। मैं कहा अच्छा जी, बड़ी खुशी हुई। तो गाड़ी मेरे पास काफ़ी बड़ी थी वहाँ, तो गाड़ी में जब बैठी तो पीछे बैठ गई, पिछली सीट। मैंने कहा मिस देखें, मतलब इस तरह लोग मुझे ड्राइवर समझेंगे, ये अमेरिका है, तो आप प्लीज़ आगे बैठे आके। तो वो आगे आके ना, अब मैं यहाँ ड्राइविंग सीट पे, वो वहाँ बैठ गई बिल्कुल। मैं कहा जी थोड़ा, मैंने कहा दरवाज़ा खुल जाना होता जी। एकदम घबरा के तो हो, खैर फिल्म देखने के लिए हम गए तो वहाँ भी एक सीट छोड़ के साथ वाली सीट पे बैठ गई। और मैं क्या बीबी खुदा का वास्ता है, मतलब क्यों मुझे तुम यानी लगी हुई हो परेशान। फिर अच्छा जी कह के बेचारी साथ बैठ गई। अब ना वो फिल्म देख रही थी ना मैं देख रहा था, जो दरमियान में उठ के चले गए। उठ के मैंने अपने दोस्त को वो गालियाँ दी। मैंने कहा कि तुमने ये क्या मेरे ज़िम्मे ये ड्यूटी लगा दी थी, वो ड्यूटी थी बिल्कुल कर रहा था। अमीन हफीज साहब, आपने तो सर हमें जब ईद मिलती थी ना, हाय हाय मुझे पता है आपने क्या सवाल करना है। जी जी। जब ईद मिलती थी, अता साहब 3 काम करते थे। एक तो मामू से ईद लेनी, हम ज़्यादा ननियाल में पले हैं, तो खालाओं से ईद लेनी, अब्बू से ईद लेनी, अम्मी से ईद लेनी, सारे भाइयों ने बहनों ने इकट्ठे करके पैसे इकट्ठे हुए हैं। तो उसके बाद हमने बाज़ार जाना, और बाज़ार में जो रेहड़ी के ऊपर आलू चने मिलते थे और वो जो कतलम्मा मिलता था, आय हाय हाय हाय, और वो खाना काने वाली कुल्फ़ी, उसके ऊपर ऐसे बादाम छोटे छोटे बारीक पीसे हुए वो साथ लगा के वो खाने, फिर वो झूले लेने। मोहल्ले में ऊँट वाला भी आता था, आहा आहा, ऊँट की सैर भी करनी। आजकल उसके झटके जो है ना वो याद होते हैं, जितने पराठे खाए होते थे, वो सारा चीज़ें खाई होती थी, एक चक्कर आप ऊँट की सैर का करते थे, वो मज़ा आता था। आज भी ये सब कुछ है हमारे अंदरून शहर में कहीं है। बाकी ये जो मॉडल टाउन है, ये जोहर टाउन है, ये जदीद इलाके हैं, इधर तो मोबाइल पर सारी चीज़ें हो रही हैं। आपका दिल नहीं करता अभी भी आप जाके उनकी सवारी करें? और जी मैं बिल्कुल जाता हूँ। मैं तो अक्सर कहीं, आप चिड़ियाघर में अभी गए थे, हाँ, ऊँट से भी कोई गपशप हुई?
ऊंट के ऊपर मैंने सैर की और उससे दोस्ती भी लगाई और उसको मैंने अब समोसा उसका भी फोन खिलाया। वोन तो नहीं आता आपको? ऊँट का फोन वोन तो नहीं आता? वो मैंने अभी पिछले दिनों ना, हम कराची गए हुए थे तो उधर साहिल समुंदर पे एक सपेरा था, तो मैंने कहा आप लोगों के बारे में सुना है कि आपके पास सचमुच के सांप होते हैं। तो हम वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, चूँकि देखो पाकिस्तान, अमीन हफीज़ के साथ एक प्रोग्राम है तो वो हम पूरा पाकिस्तान घूम के दिखाते हैं। तो वो सपेरों ने बताया कि मेरे पास ना नाकन सांप है असली। वो ऐसे उसने खैर वो अपनी वो पटारी खोली, सांप निकला इतने बड़ा ऐसे मुंह करके ना वो, तो मैं उससे बातें कर रहा हूँ कि उसने मैंने कहा तुम्हारा, हाँ, तो सांप के साथ ना सपनी भी थी, वो पतली सी थी, उसका वो इतना सांप जैसा बड़ा मुंह नहीं था, तो प्यारी सी थी। तो मैं सपनी के बारे में ना मालूमात सांप से ले रहा हूँ, तो सपनी से मैं बातें भी कर रहा हूँ। तो इतने में मैंने पूछा था कि ये सांप अभी मुझे डसेगा तो नहीं अगर मैं सांप के पास बैठ के सारी बातें कर रहा हूँ? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं डसेगा, कुछ नहीं होगा। तो मीनवाइल मैं जब सपनी की बातें सुन रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, तो सांप ने एकदम मुझे ना ऐसे किया, मैं डर के पीछे हट गया। तो मैंने उसको जो वो था सपेरा, मैंने उसको पकड़ लिया। मैं कहा तूने मुझे कहा था ये सांप काटेगा नहीं, इसने तो पूरा अटैक किया मेरे ऊपर, अगर ये मुझे काट लेता। कहता जी मेरी गल सुनो, तुसी भी अमीन साहब पिछले 5 मिनट तो सपनी नाल गल्लां करन दे हो ते सप दी तो गैरत जाग गई। मैं क्या, वो सांप की भी गैरत होती है, ये गैरत के नाम पे अमीन हफीज को फिती फिती ना कर दे, तो वो बचत हो गई। सामिया जी, मैं आपकी ज़िंदगी में तो बेशुमार वाक़यात, खुशगवार वाक़यात हम आज सुनते हैं, हम इकट्ठे हुए हैं ईद की शाम पे। जी जी। आपकी ज़िंदगी का कोई खुशगवार वाक़या जो आपको नहीं भूलता? वैसे तो बेशुमार वाक़यात। बहुत ही मुश्किल सवाल। सबसे देखिए, पूछें। मेरा तो नोबडी टू समबडी का ट्रैवल मुझे खुद ही हैरान करता है, यकीन करें, क्योंकि मैं बिल्कुल एक हाउसवाइफ थी और मुझे लोग पूछते हैं कि जी जो ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँची, तो मैं कहती हूँ मुझे मेरी ज़िंदगी के फेलियर्स ने यहाँ तक पहुँचाया है। तो जब ये बेलौस प्यार, बेलौस दुआएं मिलती हैं ना, मेरे लिए वो हर वो लम्हा बड़ा खुशगवार होता है। कैसे फिर आप, मतलब हाउसवाइफ? मैं तो कहती हूँ मेरी ज़िंदगी के फेलियर्स, जो शादी मेरी फ्लॉप हुई और जो है इस इल्म को मैंने फिर सीखना शुरू किया, किसी ने मेरे बारे में प्रेडिक्शन की थी तो वो सच साबित हुई उसी तरह, तो फिर मुझे क्यूरियोसिटी इस इल्म के अंदर ले गई। और जो है कुछ चीज़ें बचपन से, वो वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं ना, हर इंसान के अंदर अल्लाह ने एक सलाहियत डाल के भेजा हुआ है कमाने की, आपने सिर्फ उसे पहचानना है, उस अपनी सिफ्त को, उसे निखारना और बाकी मेहनत से काम करना है। जैसे इनको भी अमीन हफीज, इनको नहीं अमीन हफीज, मतलब मुझे इनका यूनिक स्टाइल पसंद है। मुझे वराई साहब का हमेशा मैं इनका प्रोग्राम शौक से देखती हूँ। वो लोग कहते हैं ना आज भी कि जियो टीवी के 2 ही खूबसूरत सितारे हैं, जो मुनफरिद और अछूते स्टाइल है, और आप दोनों बहुत नेचुरल हैं, अमीन हफीज। हाँ, खूबसूरती ये कि आप दोनों बहुत नेचुरल हैं, जरा सी बनावट नहीं आई कि आप, मतलब मैं आज भी वो कहता हूँ कि घरे ते चिरी बैठी, चिरी नु रोरा मारिया, चिरी फुर करके उड़ गई। ये अच्छा, ये आपकी पहली कौन सी प्रेडिक्शन थी जो बहुत फिर लोगों ने कहा कि यार ये तो सर सच मैं हमेशा इसका हवाला देना पड़ता है, क्योंकि मैं कहती हूँ ये इल्म है, इस इल्म के होने से कोई स्कॉलर इनकार नहीं करता। जब एक औरत थोड़ी सी प्रवास कर रही होती है तो मेरा इंटरव्यू स्कॉलर्स के साथ मुझे बिठा दिया गया, बहुत सारे नोन स्कॉलर्स। जियो में तो डॉक्टर आमिर के साथ मैंने पूरी ट्रांसमिशन रमज़ान की थी। उन्होंने कहा देखो मैंने तुम्हें कितने मौलवियों में बिठा दिया है, क्योंकि इल्म के होने से कोई स्कॉलर इनकार नहीं करता। इल्म का गलत इस्तेमाल शिर्क में जाता है। तो ये तो एक रोड मैप का चीज़ें काम करती हैं, एक नेविगेशन का। जी मैं हमेशा हवाला उसका इसलिए देती हूँ कि वहीं से मेरी कैरियर की बिगनिंग हुई। 1999 का माशाल्लाह और नवाज शरीफ साहब की 2/3 मेजॉरिटी का जाना, वो मेरी पहली प्रेडिक्शन थी सियासी। और उसकी बेस, अगर मैं अपनी उसकी बेस दे के बात करूँगी तो यकीन उस पर कहा जाता है कि वो इल्म की बात है, क्योंकि वही होना ये वलियों की सिफात में से, मतलब उसमें 11 अगस्त को एक सूरज ग्रहण लगा था जिसने पूरे कराची में अंधेरा हो गया था, और उसकी बेस पे जनवरी की मेरी ये प्रेडिक्शन थी कि जो है ये 1999 में 2/3 मेजॉरिटी थी नवाज शरीफ साहब के पास कि इनकी गवर्नमेंट को ये ले जाएगा। उस वक्त एक वज़ीर मेरे पास आते थे, फ़ाइक जमाली, ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब के भतीजे थे। अच्छा। तो वो अपनी नैब के केसेस की वजह से परेशान थे। तो मैंने उन्हें कहा आप इसके लिए परेशान हैं, आपकी तो गवर्नमेंट जाने वाली है। वो कहते 2/3 मेजॉरिटी है, हाउ कैन यू से जाने वाली है। फिर माशाल्लाह मैंने आंखों से लगते देखा,
मैं कराची में थी, मेरे ऊपर ही मुशर्रफ साहब का जहाज़ था, उसको उतरने नहीं दिया जा रहा था, रेंजर से कराची एयरपोर्ट लोडेड था, और वो मंजर हमने आंखों से भी देखा। उसके बाद फिर ये सफ़र रुका नहीं। क्या बात है कासमी साहब, ये आपका जो सफ़र है, आपको अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, पूरी दुनिया में आपको इनवाइट किया जाता है, कब आप पहचाने गए? यानी वो एक नहीं, इससे पहले आपने ये पूछा था कि मेरी जिंदगी का हाँ जी, खुशगवार। सबसे खुशगवार दिन कौन जी था? जी 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 वो दिन था जिस दिन मुझे पतलून पहनने की इजाजत मिली थी, पतलून पहनने की जरूरत। ये क्या सवाल? और वो भी किस्तों में मिली थी, घर वालों की तरफ से? हाँ जी बिल्कुल, वालिद साहब वालिद साहब की तरफ से। कि पहले मैंने कहा जी अब मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो वो मैं ये जो कुर्ता पजामा पहन के जाता हूँ। अच्छा चलो तुम करो, पैंट पहन लेना लेकिन कमीज बाहर रखनी है। ये पहली किस्त थी। दूसरी किस्त में मुकम्मल पतलून जब मैंने पहनी है, आप बहुत खुश थे? कुछ ना पूछो जी, बिल्कुल। बहुत यानी खुशगवार ऐसा दिन था, हाँ जी। बहुत खुशगवार दिन था मेरा। ये वो दिन कौन सा था, या वो तहरीर कौन सी थी जिसे आप पहचाने गए? अच्छा यार शेर? फरूख, बात ये है कि मुझे तो खुद समझ नहीं आती, मैंने अपनी ज़िंदगी के किसी स्टेज पे ना जी। अपने आप को अहम समझा ही नहीं। यस, उस दौर में मैं अहम था, यही मेरा वहम था। वो लोग ना बहुत बड़े बड़े लोग तारीफ करते रहे, आज भी करते हैं, और मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैं हैरान होता हूँ कि मतलब नहीं, अब तो चले मैं हो गया हूँ ना, काफ़ी एज हो गई है अभी। मैंने 50-60 के तो हो गए हम। सॉरी 40 साल का है जी। तो वो उस दौर में भी इब्न इंशा और मुश्ताक अहमद यूसुफी, अहमद इम कासमी, तमाम टॉप के लोग ना, कुदरतुल्लाह साहब, उनके खत आते थे, अब तो किताब भी छपी है मशाइख के खतूत। तो मुझे हैरत होती थी कि यार मुझ में ऐसी कौन सी बात है। पहले शख्स कौन थे जिन्होंने आपकी पजीराई की या तारीफ की, जहाँ से आपको हौसला हुआ कि यार? सारे करते थे, मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ ये नहीं याद है। स्टार्ट कहाँ से हुआ, आगाज कहाँ से हुआ? आगाज पहले देखे वो शख्स। पहला, अब मुझे ये तो याद नहीं है, लेकिन इस मामले में मजीद निज़ामी साहब को मैं कहूँगा अच्छा। कि वो जो भी थे कॉलम शनास थे, वो ठीक है। उन्होंने ही मुझे पहले ही रखा। फिर बीच में वो कोई ऐसा जुमला तब्दील करते थे कि अगले दिन सारी दाद उसी जुमले की मिल रही होती। वाह वाह वाह। और मैं नहीं कहता था कि ये एडिटर ने ऐड किया, वो आप खुद ही दांत समेटते थे। हाँ, मैं जब कोई ऐसा जुमला होता है, एक दफ़ा उन्होंने खैर ऐसा ऐड कर दिया कि जिसपे मैं सारी उम्र शर्मिंदा भी रहा। वो क्या? वो नहीं, वो जिसके बारे में कहा तो वो मैंने फिर उसको बाकायदा माफ़ी मांगी। उन्होंने मान लिया कि आपने ये नहीं लिखा? हाँ, मान गया वो बिल्कुल बंदा। सोहेल साहब आपकी यानी वो क्या टर्निंग अच्छा पॉइंट है फरूख, जिंदगी का? एक इजाजत है, मैं जी। भी सोहेल साहब से एक सवाल कर जी आप बिल्कुल करें, ये तो गपशप लग रही है। मतलब माशाल्लाह जब आप प्रोग्राम्स में जाते हैं, आप सचमुच फूड लवर हैं या वो एक मशहूर हो गया है कि जी खाना नहीं, खाया? मैं फूड लवर भी हूँ। अच्छा, फूड लवर भी हूँ, हाँ। और प्रोग्राम का भी वो एक अहम जुज्व है। हाँ। तो दोनों चीज़ें मतलब वो इकट्ठी हैं। लाइन इतनी फेमस आपकी हो गई, खाना खाया वाली, जैसे इनकी कैमरामैन के साथ जो है ना। साइमा, मैं ना एक बात की तारीफ किए बगैर रह ही नहीं सकता कि इतने हम्बल हैं ये, और मैंने ये देखा है कि लोग जोक के तौर पे भी इस तरह कहते हैं, ये बिल्कुल माइंड ही नहीं करते, बल्कि ये एंजॉय हाँ, करते हैं। एंजॉय करते हैं। अच्छा, आपकी जब मिमिक्री वगैरह होती है आमतौर पे आप उसे एंजॉय ये कर रहे बड़ी एक आला ज़रफ़ी है मेरे ख्याल में। ईद की है शाम और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, कहीं मत जाइएगा, यहीं पर वापस आते हैं, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं जवाब दो ईद स्पेशल। आपका सर वो पॉइंट कौन सा था जब आपको लगा कि मैं एस्टेब्लिश हो गया, मैं पहचाना गया हूँ? मैं याद है कि शुरू में जब प्रोग्राम किया तो बड़ी फिक्र थी, क्योंकि प्रोग्राम करना नहीं आता था, टीवी पे कभी गए नहीं थे। तो अखबार से उठे और टीवी में आ गए, और डायरेक्टर जो थे वो टोकते थे बार बार, इधर नहीं देखना, इधर नहीं देखना। तो लगता था कुछ नहीं आता। तो बड़ी फिक्र थी कि ये प्रोग्राम कैसे चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, कितने प्रोग्राम होंगे। पहले प्रोग्राम के 8 प्रोग्राम करने हैं, 10 करने हैं, फिर उसके बाद देखेंगे, फैसला करेंगे। तो मुझे याद है कि मैं पिंडी में प्रोग्राम करने गया शेख रशीद का। तो उस वक़्त तक 8-10 प्रोग्राम चल चुके थे। तो हम खड़े थे तो एक साइड पे सड़क की, तो एक बंदा साइकिल पे जा रहा था, तो वो साइकिल से रुका, साइकिल खड़ा किया उसने स्टैंड पे, मैं देख रहा हूँ।
और वो सीधा आके मुझे मिला। वो पहला बंदा था जिसने मुझे पहचाना। तो मैंने कहा, जब वो साइकिल वाला मुझे मिल के गया और उसने तारीफ की, तो मैंने कहा आज हम पॉपुलर ठीक हो गया, आज पॉपुलर हो गया पब्लिक की और उस तरफ वक्त जो थे 5 स्टार होटलों में मैं जाता था तो लोग मुंह चढ़ाते थे, उन्हें मैं पसंद नहीं था शुरू में। गरीबों को पहले मैं पसंद आया, फिर ड्राइंग रूमों में मेरी एक्सेस हुई। ये आपकी एक्सेस वैसे हर जगह पे हो जाती है, मतलब अगले आने वाले जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके भी आप इंटरव्यूज कर चुके हैं, पिछलों के भी कर चुके अब हैं। तो मेरे ख्याल में कोई बाकी रहा कोई नहीं रहा। वैसे ये कभी होता है नई शख्सियत बनती है। वैसे सुहेल साहब, आप जो ये फिल्म स्टार्स हैं इनके भी रूम्स तक भी जाते हैं, तो एक मैंने आपको प्रोग्राम देखा, यानी उसका क्या आगाज हुआ? यानी आप एक दिन गए तो वो एक फिल्म स्टार हैं या वो एक्ट्रेस हैं, तो वो ऐसे उसने जमाई ली, वो क्या सर वो मंजर था, वो क्या था? मैं वाकया सुनना चाहता हूँ। देखिए, पहली तो बात यह है कि एज ए जर्नलिस्ट जी। मैं ये समझता हूँ कि हमें जो सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो एक्टर हैं चाहे सियासतदान हैं, उनके बेडरूम तक एक्सेस होनी चाहिए और हम लोगों को भी दिखाना चाहते हैं। सर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। नहीं, हो जाए लोग जानना चाहते हैं ना। जो लोग जानना चाहते हैं कि ये कहाँ सोता है, कहाँ जागता है, कहाँ इसका बाथरूम कैसा है। मैं भी जर्नलिस्ट हूँ। आपको भी ले जाएंगे। और अदाकारा मीरा के बेडरूम तक जाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो सर पहली मर्तबा यानी आप तो प्योर एक संजीदा सहाफत और थी। फिर मुझे जाके ये भी एहसास हुआ, जब ये मैंने एक्ट्रेसेस के इंटरव्यू करने शुरू किया तो मैंने देखा कि वो चाहती हैं कि उनका बेडरूम और उनका जो बाथरूम है वो दिखाया जाए, और उस पर उन्हें बड़ी मेहनत की होती है और वो इसरार करती हैं कि दिखाएं। ठीक है, तो इसलिए उनका कंपटीशन है आपस में। लेकिन सर साहब, इस पे तनकीद का सामना करना पड़ा। तनकीद का सामना करना पड़ता है हर मौके पे, लेकिन एक अछूती चीज़ थी, नई चीज़ थी। लोगों को उससे आगाही भी मिली कि इनके ड्राइंग रूम कैसे होते हैं, इनके बेडरूम कैसे होते हैं। तो किसका बेडरूम ने आपको हैरान कर दिया? किसका बेडरूम या किसका बाथरूम? सबके एक्ट्रेसेस के अच्छे होते हैं। बाथरूम मेरा ख्याल सबसे अच्छा दीदार का था। दीदार का? हाँ, उसने बहुत अच्छा, बहुत खुला बाथरूम और उसके अंदर क्लोन्स। ऐसे कोई 2-3 कनाल का था? नहीं, मरलों में था। अच्छा, तो वो आपको ज़्यादा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और कोई सियासतदान जिसने आपको टफ टाइम दिया कि यार ये आपका मूड ऑफ? वसी जफर साहब। ये वाकया बड़ा दिलचस्प है, वैसे वो आपको सुनाना चाहिए। वसी जफर साहब। अच्छा। वो क्या हुआ जफर था? साहब जो थे वो उस दिन पता नहीं क्यों बुरे मूड में थे, उनको कहीं जाने की जल्दी थी, तो वो लड़ रहे थे कैमरा मैनू से भी और लाइट मैनू से भी और हर एक से भी कि बस जल्दी करो। वो जब उनको डांटते हैं तो जाहिर है आप पे भी फर्क पड़ता है, तो फिर बड़ा संभालना मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से हमने इंटरव्यू किया। ये आपने फिर उस मौके पे टैकल किया था? टैकल ये वो किया, कैसे किया? वो टैकल ये किया कि मैंने सोचा कि अब क्या करें। तो मैंने कहा कि ये जो जब ये झाड़ते हैं मेरे कैमरा मैनों को, मुझे भी प्रॉब्लम होती है, उनको भी तकलीफ होती है। तो मैंने ये किया मैनेज के, मैंने कैमरा मैनों को आंख मार के मैंने झाड़ना शुरू कर दिया। तो मेरी झाड़ तो वो ज़ाहिर माइंड नहीं करते थे। वो फिर खामोश हो गए। वो खामोश हो। वाह वाह वाह। तो वसी जफर साहब भी एक दफ़ा ना ऐसे ही अस्पताल में दाखिल हो गए और उस वक्त वो सारी मुहिम चल रही थी हुक्मरानों के ख़िलाफ़। तो कहा जा रहा था कि वसी जफर साहब उससे जान वो छुड़ाने के लिए अस्पताल में दाखिल हो गए। तो मुझे मेरे अदारे की तरफ से कहा गया, हालांकि मैं कोई उनको डील करने वाला रिपोर्टर नहीं था, तो मुझे कहा गया ऐसी शरारतन कि आप ज़रा अस्पताल जाएं और उनसे पूछें आपने हार्ट अटैक का बहाना लगा के एक प्राइवेट बहुत बड़े जोहर टाउन के हॉस्पिटल में आप आके दाखिल हो गए हैं, तो ये आपको सचमुच हार्ट अटैक हुआ है या नहीं। तो वो हम सारा लाइव कर रहे थे, केबल अंदर लेके गए हुए थे, तो बस अचानक क्वेश्चन करना था। तो वो मैंने वसी जफर साहब के कमरे में एंटर होते ही कैमरामैन मेरे साथ था और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी वो बाहर आपके जो सदर ममलकत है उनके ख़िलाफ़ इतनी बड़ी कंपेन शुरू हो गई है, जलसे जुलूस शुरू हो गए हैं और आप इधर अस्पताल में दाखिल हो गए हैं, सुना है कहा जा रहा है कि आपने हार्ट अटैक का बहाना लगाया है और ये कोई हार्ट अटैक हुआ नहीं, ये आपने बहाने से ख़ुद को इस सारे सीन से बाहर रखने के लिए अस्पताल दाखिल हो गए। तो वो पूरे गुस्से में कहते हैं अल्लाह करे तेरे प्यो नू हार्ट अटैक होवे, तेरी मां नू होवे और इंशाल्लाह होएगा, फिर मैं तेन पूछांगा कि हार्ट अटैक असली होंदा है कि नकली होंदा है। ये वैसे अजीब बात। और वो इसी तरह वो लाइव चला, इसी तरह वो अच्छा लाइव इसी तरह चला गया? इसी तरह जियो टीवी पे वो लाइव चला कि अताउल्लाह पूरे कासमी गुस्से में साहब, उन्होंने। ये जो सियासतदान हैं ये मुख्तलिफ तरह से पेश भी आते हैं, बड़े बड़े वाक़यात हैं, आपको
कौन से सियासतदान पसंद हैं या जिनका कोई वाक़या ऐसा हो कि आपको लगा हो कि यार ये बहुत ही दिलचस्प इंसान है, या जिनसे आपकी दोस्ती है ज़्यादा? या क्राइटेरिया क्या है आपका? मैं मेरी जिनके साथ एक ताल्लुक है वो नवाज शरीफ साहब हैं। नवाज शरीफ। और अच्छा, उनके साथ आपकी दोस्ती की वजह क्या है? वो फैमिली टाइप है समझे। अच्छा। यानी वो अब्बा जी के बहुत अकीदतमंद थे और मियाँ शरीफ मरहूम भी और ये तीनों भाई भी, और ये हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ने आया करते। तो पहली मरतबा नवाज शरीफ साहब से आपकी मुलाकात हुई तो किस तरह के वो थे? बड़े खूबसूरत और बिल्कुल यंग जैसे लड़के होते हैं उस तरह के, और मैं भी उस वक्त बिल्कुल यंग था। खूबसूरत भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी हो। कभी गुरूर नहीं किया हमने। तो नवाज फिर शरीफ उसके और बाद- शहबाज शरीफ और 3 भाई ये जो हैं, ये इनमें दूसरे से आप- अब्बास शरीफ, अब्बास शरीफ हूँ। बल्कि अब्बास शरीफ का एक दिलचस्प वाक़या मैं आपको बताऊं। मैं जब जद्दे गया ना तो अब्बास शरीफ साहब दरवेश आदमी थे, तो बिल्कुल ही उन्होंने बिल्लियां बड़ी पाली हुई थी। तो मैं कहा अब्बास साहब बड़ी बिल्लियां पाली हैं जी? कहते जी लोग एवं तो सानू बिलियनर नहीं कहते। तो आपकी दोस्ती शहबाज शरीफ, अब्बास शरीफ से ज़्यादा नवाज शरीफ से क्यों? नवाज साहब से ज़्यादा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं बहुत ज़्यादा हम्बल इंसान है और बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान है, और वो वज़ीर आज़म हों या वज़ीर आज़म ना हो, आप मिलने जाएं, सुहेल साहब मिलने जाएं, मैं मिलने जाऊं, वो बाहर कार तक आपको छोड़ने के लिए आते हैं अच्छा, इसमें कोई शक हमेशा। नहीं, इसमें हाँ कोई जी, शक बिल्कुल। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मुझे और खाने के दौरान वो खुद खड़े होकर ना सर्व करते हैं। खानदानी अच्छा, खानदानी आपकी इमरान खान साहब से मुलाकातें रही? नहीं कभी नहीं हुई। कभी हाँ, नहीं? नहीं सॉरी, मेरे घर आए हुए हैं वो, तो मुझे इमरान याद खान है। साहब? हाँ जी, ये क्या बिल्कुल। वाकया हुआ? हाउस वार्मिंग मैंने की थी जब मैंने घर बनाया, तो इमरान खान साहब भी तशरीफ लाए थे, तो बाहर मुझे याद है खड़े होकर कहने लगे बड़ी अच्छी कॉलोनी है ये, तो बहुत अच्छी है। फिर मैं उनको अंदर लेके आया, बैठे रहे कुछ देर, फिर वो चले गए। मैं इतनी मुलाकात थी, बस एक ही मुलाकात? बस एक ही मुलाकात काफ़ी हो। उसके बाद दोबारा नहीं? नहीं काफ़ी थी। आपने तो जो उस्मान बुज़दार साहब हैं उनके बारे में बड़ा कमेंट किया था, आपको वो कैसे लगते थे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, हल्का मैंने फुल्का। यही कहा था कि मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, मेरा जी चाहता उनको गोद में बिठाऊं, उनकी पपियां लूं। बेचारे ना कुछ करते हैं ना बिगाड़ते हैं किसी का कुछ। मैंने ये कहा था उनके बारे में। ऐसे आपकी भी मुलाकातें रही बुज़दार साहब? जी बुज़दार साहब से। कैसा मतलब? बुज़दार साहब मासूम थे, मतलब लेकिन पॉलिटिक्स में कोई देखे ना इतने साल रहे हैं, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा, लेकिन सुहेल साहब अभी क्यों सीन से आउट हैं वो बुज़दार साहब? देखे वो अननेचुरल सिलेक्शन थी ना। ओह यस, वो सियासतदान थे ही नहीं। अगर वो नेचुरल सिलेक्शन होती तो आज पंजाब के लीडर होते, ट्रू, वेरी ट्रू। आज पीटीआई को संभाला होता उन्होंने। सही तो बात। पीटीआई को फिर जरूरत पड़ी चौधरी परवेज लाई की, तो चौधरी परवेज लाई अब भी लीडर है पीटीआई के। तो सुहेल साहब, आपकी सबसे ज़्यादा दोस्ती किसके साथ, यानी किसी वजह से हो गई हो? मेरा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से और नवाज शरीफ से दोनों से बड़ा तल्लक था। अच्छा। और इमरान खान साहब से भी अच्छा तल्लक है, अब भी मुलाकातें होती हैं। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि सारी जगह आपकी एक्सेस होनी चाहिए, लेकिन एक होता ना कि आपको कोई लेकिन अच्छा लगता है। ज़्यादा मोहतरमा से मेरा बहुत ज़्यादा तल्लक था। मोहतरमा थी भी बेनज़ीर ग्रेट लीडर थी। और फिर आसिफ जरदारी से भी जरदारी बहुत साहब, तो ये जो कहते हैं जी जरदारी साहब यारों के यार हैं, ये ये बात दुरुस्त है? बहुत। मेरे घर भी तशरीफ़ लाए हैं जरदारी साहब, और बड़ा उनका ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे ख्याल रखते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर वापस हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। ये नवाज शरीफ साहब ने गुस्सा भी किया था जब आपने कॉलम लिखा था और बताया था कि आपकी हुकूमत जा रही है। जी, तो क्या हुआ था जहाज़ में वो आपसे मिले तो क्या हुआ था? वो मैंने कॉलम लिखा था कि जी पार्टी इज़ ओवर। जी, वो मारूफ कॉलम है जी। हुकूमत जाने की पहले खबर प्रेडिक्शन की थी इन्होंने। बहुत अच्छा तो कॉल। पार्टी इज़ ओवर, तो उसमें मैंने लिखा था कि किस तरह इनकी हुकूमत को भेजा जाएगा, किस तरह हुकूमत जाएगी। ये दिस वन नहीं, नवाज शरीफ की। नवाज अच्छा, शरीफ वो साहब। जो नवाज शरीफ की अच्छा, हुकूमत थी। ठीक है। तो नवाज शरीफ इत्तफाक से ताजिकिस्तान जा रहे थे, मैं भी उनके साथ जा रहा था। तो मुझे जहाज़ में मिले, तो मैं उनके पोतों से मिल रहा था। पोते बड़े मुझे अच्छे तरीके से मिलते हैं, जानते हैं। तो इतने में मियाँ नवाज शरीफ आ गए, तो कहते हैं इनको गिला करें, इन्होंने क्या कॉलम लिख दिया है मेरी हुकूमत जाने का, इनको कौन इतलाएं देता है, कोई नहीं असी जा जू रहे। अच्छा, वो पूरे एतमाद थे। लाइट मूड में गई ये बातें। हाँ जी, लाइट मूड में की, और फिर बड़ी उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि हम नहीं जा रहे, और उन्हें वाकई यकीन था कि नहीं जा रहे। और आपको यकीन था कि वो जा रहे हैं? वाह वाह वाह। अच्छा देखिए, आप लोगों का तो तजुर्बा है सारा ना,
अक्सर हमने देखा है मुशर्रफ साहब पुरयकीन थे, कुछ नहीं होने लगा उनके एम्पायर मुशर्रफ को। साहब से तो मैं मिलने गया आखिरी दिनों में, वो सदर थे। मैंने कहा आप जाने वाले हैं, और मैं क्या जनरल कियानी आपको भेजने वाले हैं। कहने लगा नहीं, कियानी नहीं ऐसा कर सकता। उनको बड़ा यकीन था माल है कि वैसे सुहेल साहब, ये बात मैं आज कैसे होता है कि आज जाने पता ना चली। जाने गुल ही ना जाने, ये कैसे होता है? ये लोग बस ऐसे ही होता और सियासतदानों को बुरा तो लगता है। और बेखुदादा सलाहियतें होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से, मतलब नहीं, अच्छा चलिए आप देखो ना, जाहिर है हम इसमें रहते जो हैं तो हमें हालात का थोड़ा बहुत जायजा जो है, फिर अगर खासकर आप गैर जज्बाती हो बिल्कुल तो फिर आपको तजिया आपका बिल्कुल जरा ठीक है। ठीक निकलता है। पार्टी ना हो आप, हाँ पार्टी ना हो, बिल्कुल सही। जुनून ना हो एक तरफ का। अगर आपका एक तरफ जज्बाती हैं, आप पार्टी हैं, तो फिर तो आप तजिया सही नहीं कर सकते। तजिया करने के लिए ज़रूरी है कि आप दोनों फरीकों का मौक़िफ़ आपको पता हो, दोनों फरीकों की बात सुने और फिर अंदाज़ा लगाएं। तो आपके तो दोस्तियां भी बहुत ज़्यादा है सियासतदानों के साथ, तो फिर ऐसा भी होता है कि आप सख्त बात कह जाते हैं टीवी पे, जैसे आपने पिछले दिनों कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी तबाही उम्र पूरी कर चुकी हैं, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो इस तरह बाद में फिर गिला आता है सख्त कि यार ये क्या है। गिला आता है। ये वाला जो ये वाली जो चीज़ है, इस पे मरियम साहबा का मुझे मैसेज आया, उनका क्लिप आया कि मुझे वापस उन्होंने भेजा कि ये क्या है। तो वैसे ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि तमाम तर दोस्तियों के बावजूद हक अदा बात करना, हाँ, बस साफत का ये हक बड़ी अदा बात यही है। है। वैसे ना मुझे इस सारी गुफ्तगू से हट के मुझे एक बात याद आ रही है। ईरान हम गए थे तो हमारे साथ कुछ वजीर भी थे, कुछ और लोग भी थे। तो उनमें एक फारसी के प्रोफेसर थे। तो मैंने कहा जी यहाँ तो फारसी है, तो हमें तो फारसी किसी को आती नहीं है। हमने तो जो वो छठी जमात में पढ़ी थी, ई तुफंगे दोलूलास्त, ये दोनाली बंदूक है, उसके बाद हमारी फारसी ख़त्म हो जाती है। आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ। उर्दू तो मैं आपकी वजह से बोलता हूँ, वरना मुझे सहूलत जो है वो फारसी ज़बान में है। अब हमने कहीं जाना था तो हमने कहा लो जी प्रोफेसर साहब आपकी फ़ारसी की ज़रूरत पड़ गई है, तो ज़रा इनसे पूछे ईरान से कहाँ से कोई सवारी मिल सकती है। नो प्रॉब्लम। आगे आगे वो चले, हम पीछे हाथ बांध के शागिर्दों की तरह उनके। उन्होंने एक ईरानी को रोका और जो फ़ारसी बोली वो ये थी कि ओगा अजी जो एनी टैक्सी अवेलेबल। ये उनकी फारसी थी। ओगा अजी जो एनी टैक्सी अवेलेबल। ये कासिम साहब, कोई आपसे हम शेर सुन लें। वैसे तो आपका मारूफ है खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए। अब आप मुझे पहले बताते ना, तो मैं गाली कोई ना करता, सिर्फ कलाम ही सुनाता अपना मैं। कोई एक शेर सुना दे, कोई एक। लगता है सुहेल साहब, लगता है बहुत देर रुकेगी मेरे घर में, लगता है बहुत देर रुकेगी मेरे घर में, इस रात की आंखों में शनासाई बहुत है। वाह वाह वाह। इस रात की आंखों में शनासाई बहुत है। आपको कोई मुशायरा पड़ा हो और बहुत दाद मिली हो? बहुत ज्यादा दाद मिली है। कई अभी चंद महीने पहले यानी बड़ी अजीबोगरीब सी दाद। कराची में। अच्छा नहीं, वो तो कोई क्रेजी फैन बीच में आपका? नहीं, वो तो बीच में वो क्रेजी फैन। मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैं नवाए वक्त के दफ्तर में मैं बैठा हुआ था तो एक साहब आए, आके मेरे कुलीग से बहुत ज़बरदस्त पुरजोश तरीके से मिले, और वो जो कुलीग था उसको नॉर्मल तरीके से मिला। ये बंदा कहता जी लगता आपने मुझे पहचाना नहीं। कहता सॉरी यार, मैंने वाकई नहीं पहचाना। कहता 7 साल पहले कोर्ट अद्दू में एक मुशायरा हुआ था। कहता हाँ आप आए थे ना वहाँ? जी हाँ बिल्कुल। तो कमाल आपने मुझे पहचाना नहीं, मैंने आपको मुशायरे में दाद दी थी। कोट अद्दू में 7 साल पहले। क्योंकि हमारा वक्त भी ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम में, सिर्फ एक बात मैं करता जाऊंगा आपसे। ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश? मेरी तो ख्वाहिशें तमाम पूरी हो चुकी हैं, कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं रह गई। कोई ख्वाहिश नहीं रही? नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं रही। अच्छा, कौन सी थी जो पूरी हो गई? तकरीबन सब ख्वाहिशें, साहिब किताब होना, एडिटर होना, मशहूर होना, खुशहाल होना, सारी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी। और अब ये ख्वाहिश होगी कि अल्लाह बच्चों के नसीब अच्छे करे। वाह वाह। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मैं कहता हूँ अल्लाह ने बहुत नवाजा है जी। माशाल्लाह मेरी बेगम ने भी मेरे साथ जो मेरा साथ दिया है, और उस वजह से हमें जो इज़्ज़त और शोहरत मिली, हमें हमारी बेगम ने मतलब बहुत कदम कदम पे समझाया ये करना है ये नहीं करना। अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी।
अब अल्लाह ताला की तरफ से बस एक ही हमेशा दुआ करते हैं कि बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारे शोल्डर के साथ उनके शोल्डर आ गए हैं, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला इनको अच्छा इंसान बनाए। और जिस तरह हमारे माँ बाप हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते थे, हम भी अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल अपनी आंखों से देखें। कासमी साहब आप मेरा जवाब 100% वही है जो सुहेल साहब का है। अच्छा एक तो अच्छा बहुत अल्लाह ने आज से अगर बहुत 10 साल अल्लाह पहले मैं पूछता यार तो क्या मैं ख्याल किया? बहुत अजीब हूँ, दुनिया भर से अजीब हूँ। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था मुझे लगता था मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो गई है। जब मशहूर हुआ तो मैंने कहा अच्छा ठीक है जी, अगर हो गया तो की है। पहले जब मैं साइकिल था, फिर स्कूटर आया, फिर छोटी गाड़ी आई, फिर बड़ी गाड़ी आई, छोटा घर आया, किराए का घर आया, बड़ा घर आया, औलाद हुई, सारे माशाल्लाह अपनी जगह पे। मेरे दिल में अब कोई ख्वाहिश है ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ख्वाहिश नहीं है, अल्लाह का शुक्र। कोई अब आपने तो सफारत भी देखी, सब कुछ देख लिया सब ना कुछ जी, देख लिया। सब कुछ देख लिया है, मतलब कोई है ही नहीं, ख्वाहिश कोई नहीं है। बल्कि अब तो मैं लगता है कि ये जो ज़िंदगी मैं गुजार रहा हूँ किसी का हक मार रहा हूँ। वैसे तो आपके पास लोग आके अपनी ख्वाहिशात का करते हैं कि इजहार करते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, वो करना। तो आपकी अपनी ख्वाहिश क्या है? कोई फरूख जिंदगी- अल्लाह ने ऐसे काम में डाल दिया जिसमें मुझे अपनी हस्ती तो फना करनी पड़ी। आई स्वेयर मुझे नहीं पता कि कोई ख्वाहिशात भी होती हैं, मुझे बस ये पता है कि जिस काम में रब ने डाल दी है बस खात्मा बिल खैर हो जाए। जो इज़्ज़त रब ने दी है उसी इज़्ज़त के साथ अल्लाह पाक जो है ना एंड भी कर दे, क्योंकि इज़्ज़त मिल जाना आसान है, इज़्ज़त संभालना बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। तो अल्लाह किसी मुश्किल में ना डालें, बस इसके साथ मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी से। आप सबका जी बहुत शुक्रिया, कासमी साहब, सामिया जी, बड़ाई साहब, जनाब अमीन मफी साहब। आप सबकी वजह से हमारी ईद भी खुशगवार, और मेरे ख्याल में हमें मौका नहीं मिला बातों में, खाना भी सामने मौजूद जी, था। लेना। बिल्कुल आप लेते हैं जी, डेकोरेशन पीसेस हैं। बस ये कैमरा ऑफ हो ले। कैमरा ऑफ कह रहे हैं। फिर उस तो बाद अन्नी पा देनी, माँ बच्चे नू ना सांभे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी शुक्रिया। अपनी ईद जो है उसे एंजॉय कीजिए, और उन लोगों को अपनी ईद में की खुशियों में ज़रूर याद कीजिए जो ईद की खुशियों से महरूम हैं, उन्हें अपने साथ शामिल कीजिए। आपको PNN की तरफ से और हमारे प्रोग्राम जवाब दो की टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खुश रहिए।